इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, आज के स्टॉक ऑफ द डे की। आज सिर्फ और सिर्फ इंडसइंड बैंक का शेयर ही फोकस में है। बैंक में आज 26% की भारी गिरावट है और बना है एक्सीडेंट ऑफ द डे। आज चलते हैं इस पूरी खबर को समझने के लिए यतिन के पास और आशीष के पास, दो अलग अलग एंगल से। और यतिन बताएंगे कि आखिर हुआ क्या, कुछ हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद आशीष से जानेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस तरीके के चेंजेस आए हैं और अब कौन कौन से बड़े फंड्स यहाँ पर हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं। यतिन, इंडसइंड बैंक काफी समय से विवादों वाला बैंक बना हुआ है, लंबे समय से मुश्किल में है। अब बताइए अब क्या हुआ एग्जैक्टली? निफ्टी का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक, और अगर हम आज की बात करें तो 20% से ज्यादा की गिरावट इस काउंटर में आपको देखने को मिली है। सबसे मजे की बात यह है कि 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के आते हुए यहां आपको देखने को मिल रही है। 15-16 हजार करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस, और पिछले एक साल में शेयर आधा हो गया है, यानी 50% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आज स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों है? क्योंकि जो डेरिवेटिव्स को लेके कंपनी ने एक बड़ा खुलासा किया है, उसके चलते इन्वेस्टर्स में एक असमंजस बना हुआ है। अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना यह है कि करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के डेरिवेटिव स्वैप लॉसेज आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे, और करीब करीब नेटवर्थ पे 2.5% का इंपैक्ट आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इस मामले पे बैंक को लगता है कि बाहरी एजेंसी से एक इंडिपेंडेंट रिव्यू और जांच कराई जाएगी, और इसके अलावा Q4 के आखिर के पहले ये डेरिवेटिव लॉसेस पे क्लैरिटी आ जाएगी, फिगर्स पक्के हो जाएंगे। इस विवाद के चलते स्टॉक में एक जबरदस्त प्रॉब्लम आ रहा है। येन और डॉलर रिलेटेड स्वैप्स पे कंपनी को मार्क टू मार्केट नुकसान हुआ है, जो आरबीआई के 2023 के सर्कुलर के बाद संज्ञान में लिए गए। सितंबर 2024 से कंपनी ने इस पे खोजबीन चालू की, जिसके बाद अब इनको जाके पता चला है कि 1500 करोड़ से ज्यादा के लॉसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये एमटीएम लॉसेज दर्ज नहीं हुए, जिससे आगे जाके प्रॉफिट लॉस और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे आपको इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ सकता है। विवाद यही नहीं है, अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले कंपनी के सीएफओ ने एक इस्तीफा दिया। उसके बाद आरबीआई ने एमडी एंड सीईओ का जो कार्यकाल था सिर्फ 1 साल से बढ़ाया, जबकि बोर्ड की मंजूरी लगभग 3 साल के आसपास की आपको देखने को मिल रही थी। ओवर एंड अबव फंडामेंटली अगर हम बात करें तो जो माइक्रो फाइनेंस बुक के लॉसेज हैं ये भी बढ़ते हुए आपको नजर पड़ रहे हैं। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो एक हफ्ते में शेयर लगभग 30% लुढ़क गया है, और अगर हम एक साल की बात करें तो लगभग 54% आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आज तो गिरावट देखने को मिल रही है इंडसइंड बैंक में यतिन, लेकिन ये स्टॉक हमेशा से विवादों में रहा है। इस पर मैं चाहूंगी कि आप प्रकाश डालें, कब क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है स्टॉक को? इंडसइंड बैंक में पिछले 12 महीने में बहुत सारे इवेंट हुए, जिसके कारण स्टॉक में इतनी जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप कैलेंडर खंगालें तो मई 2024 की बात करें तो प्रमोटर्स को अपना हिस्सा 26% तक ले जाना था। हालांकि आज तक उनको आरबीआई की फाइनल नॉड नहीं मिली स्टेक बढ़ाने के लिए और कैपिटल इन्फ्यूजन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक उम्मीद थी इन्वेस्टर्स को, जो अभी खरी नहीं उतरी है। इसके बाद अगर हम बात करें सीएफओ की, तो कंपनी के सीएफओ गोविंद जैन ने 19 जनवरी 2025 को अपना इस्तीफा दिया, और कहीं ना कहीं इसको भी एक डी रेटिंग इवेंट माना जाएगा। अगर हम बात करें जनवरी एंड की, तो जनवरी एंड में अगर आप देखें तो कंपनी की जो एमएफआई लोन बुक है, यहाँ एक भारी आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। खराब लोन की संख्या बढ़ती हुई नजर पड़ी, और अगर हम क्वार्टरली अपडेट देखें तो आपको दिखेगा कि पिछले साल जो एनपीएस थे ग्रॉस लेवल पे एमएफआई कारोबार के, वो 4.5% थे, जो अब बढ़ के 7.5% हो गए। और यही नहीं, कंपनी का मानना यह है आगे जाके भी एमएफआई बुक में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो यहां एसेट क्वालिटी खराब होगी। अगर हम रीसेंट इवेंट की बात करें 7 मार्च की, तो आरबीआई ने जो सीईओ साहब हैं, इनका कार्यकाल केवल 1 साल के लिए बढ़ाया, जबकि बोर्ड की अप्रूवल 3 साल के लिए थी। तो यहां भी आपने देखा कि शेयर को एक बड़ा झटका मिला है। और रीसेंट इवेंट है, जो मार्क टू मार्केट लॉसेस छिपाने की जो इंपैक्ट है वो भी आपको देखने को मिल रही है। करीब 2.5% नेटवर्थ पे इंपैक्ट होगा। और यही नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बैंक ने अपने स्वैप्स पे एमटीएम का जो लॉस है वो छिपाया, जिसके कारण आने वाले क्वार्टर्स में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये था वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसके मद्देनजर जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। लगभग 26% ये स्टॉक नीचे है, लेकिन इससे बचा कोई नहीं है। यकीन मानिए, आप हम जितने भी निवेशित होते हैं लोग, चाहे वो स्टॉक्स में डायरेक्टली हों या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए,
आज सबके पोर्टफोलियो पे डेंट पड़ेगा। आगे देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडसइंड बैंक में कितना कितना होल्ड करते हैं। आज सुबह आशीष कह रहे थे यार देखने का मन नहीं करता। आशीष अब बताइए जरा, आप ही से कराते हैं पैमाइश। इंटरेस्टिंग है, यतिन ने ब्यूटीफुली सब कुछ बताया आपको, किस तरह का आज प्रेशर है, किस तरह के साल के हाई से आधे से ज्यादा इरोड हो चुका है इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन। कल और आज के बीच में ही 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप वाइप आउट होता हुआ। ऐसे में सबके जहन में बट ऑफिस से सवाल आएगा, कौन ओन करता है इंडसइंड बैंक को। तो आगे बढ़ाइएगा जरा, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर लेकर आइएगा। 16% प्रमोटर्स के पास है इंडसइंड बैंक का और बचा 83-84% हिस्सा पब्लिक के पास है। अब ये पब्लिक मतलब, इसको फर्दर स्प्लिट करता हूं। म्यूचुअल फंड्स के पास 30% से ऊपर की होल्डिंग है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, एक साल पहले, ये दिसंबर 2024 का डेटा है, दिसंबर 2023 में म्यूचुअल फंड्स के पास 15% स्टेक था, एक साल में बढ़ के 30% हो गया। एफआईआईज या जिसे हम एफपीआईज कहते हैं 23% ओन करते हैं। एक साल पहले यही एफपीआईज 38-39% ओन करते थे, रिड्यूस कर दी। साथ में एलआईसी भी 2% होल्डिंग रखता था, एक साल पहले बढ़ा के 5.25% कर दी थी। अब ये म्यूचुअल फंड जो प्रोमिनेंटली इसको ओन करते हैं, उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, यूटीआई लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड, इन सब के पास सिग्निफिकेंट चंक्स हैं इंडसइंड बैंक के। इस प्लेट को फ्लिप करता हूं, एक और इंटरेस्टिंग डेटा प्रेजेंट करता हूं। एज अ परसेंटेज ऑफ एयूएम, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, हाईएस्ट होल्डिंग्स इंडसइंड बैंक की किसके पास है? ये वो डेटा है जो दिखा रहा है। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्वांट ईएसजी इक्विटी, क्वांट फोकस्ड, क्वांट वैल्यू, सबसे तगड़ी होल्डिंग्स एयूएम के बेसिस पे। क्वांट ईएसजी के पास 6% से ज्यादा, क्वांट फोकस के पास 5% से ज्यादा और क्वांट वैल्यू के पास 3.5% से ज्यादा कुल एयूएम का एक्सपोजर इंडसइंड बैंक का है। तीन क्वांट के फंड्स हैं जो बहुत एग्रेसिव है। अब ये प्रमोटर होल्डिंग खैर ठीक है, 16% के आसपास है। मंथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी डिप हुई है, पर वो जनरल डायल्यूशन हो सकता है ईसॉप रिलेटेड, इसमें कोई कंसर्न्स नहीं है। हाँ, यतिन जो मेंशन कर रहे थे 16% से प्रमोटर्स बढ़ाना चाहते थे, 26% प्रमोटर्स, रेगुलेटर आरबीआई का नॉड नहीं आया। एक और इंटरेस्टिंग डेटा, पब्लिक शेयर होल्डिंग, और पब्लिक इस केस में 2 लाख से नीचे वाले आम शेयर धारक, उनकी होल्डिंग लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पे। दिसंबर 2022 में 5% होल्डिंग थी, दिसंबर 23 में वो बढ़ के हो गई 6.3% और दिसंबर 24 में 7.9% पे पहुंच गई। हर साल रिटेल का हिस्सा बढ़ता ही चले जा रहा है इंडसइंड बैंक में। तो एक्चुअली नेट नेट हम हर तरफ से पिट रहे हैं, चाहे हमारा म्यूचुअल फंड एक्सपोजर हो, चाहे एलआईसी के थ्रू चंक्स बॉट हो इस कंपनी में, और या तो रिटेल की डायरेक्ट हिस्सेदारी हो। ये पूरा शेयर होल्डिंग लार्जली रिटेल की तरफ ही डाइवर्ट हो गई है। ओके, और इसमें भी मैं एक चीज़ बताऊं, कई तो इंडेक्स फंड है जिनको लेना पड़ता है कि भाई इंडेक्स का हिस्सा है इसके लिए, ये स्टॉक अब इंडेक्स से बाहर होगा। अब इस स्टॉक का इंडेक्स में होने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि मैं तो ये अपील करूँगा सेबी से कि आज इसे इंडेक्स से बाहर करें। वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों वेट करना है? बाई मतलब वो एक्सचेंजेस तो क्यों वेट करना है? बाई एनुअल रिव्यू का क्या मतलब है? एक स्टॉक इस तरीके से कर रहा है क्लियरली, क्या इंडेक्स स्टॉक क्या शोभा देता है ये? मैं पूछता हूँ कि मैं तो कहता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को आके बोलना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को आके एक्सचेंजेस को बोलना चाहिए, आज ही बोलना चाहिए स्टॉक को एक्सचेंज से बाहर करो, इस स्टॉक को निफ्टी से बाहर करो। क्या मतलब है निफ्टी का एक स्टॉक का? क्या ये अच्छी हेडलाइन जाएगी? किसी भी ग्लोबल वायर में एक हेडलाइन जाएगी क्या कि इंडिया के एक इंडेक्स स्टॉक में एक ही दिन में 30% की गिरावट आई क्योंकि वहाँ पर एक रिस्क है कि एक किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है? ये क्या एक उस तरीके की हेडलाइन जाएगी इस तरीके से? बिल्कुल इस स्टॉक को निफ्टी में क्यों होना चाहिए? बाहर करो इसको निफ्टी। येस बैंक को निफ्टी से बाहर किया गया था यार ना, जब एक बार ये सब चीज़ हो रहा। हम क्यों वेट करें कि जब तक इसका मार्केट कैप उस थ्रेशोल्ड के नीचे ना आ जाए, उसके बाद इसका सेमी एनुअल रिव्यू हो, उसमें ये स्टॉक निफ्टी से बाहर हो? अभी कभी बाहर करिए ना इसको, निफ्टी से बाहर करिए। मैं तो कहता हूँ आज ही निफ्टी से बाहर होना चाहिए स्टॉक। इतना सब कुछ चल रहा है और कोई अच्छा प्रमोटर ने आके स्टेटमेंट दे दी, जैसे प्रमोटर का कोई बैंक चलाने से लेना देना नहीं है।
बैंक जिनको चलाना है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ जो है वो आगे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो खैर एनीवे मेरे ख्याल से तो ये और मैं ये उसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ किसी, मैं वाकई में कह रहा हूँ ये कि ये चीज़ ना थोड़ा सा हमको डायनामिक होने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर ये मैसेज देने की ज़रूरत है आज की आज ही चाहिए कि आप एक्सचेंजेस को बोलें, रेगुलेटर्स बोलें कि नहीं स्टॉक को निफ्टी से बाहर करो, किसी और स्टॉक को निफ्टी में लेकर आओ। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टॉक की निफ्टी में होने की जो 26% 27% एक ही दिन में गिरते हैं। एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूँ, इंडसइंड बैंक पे सबका भरोसा टूट रहा है। अब शेयर होल्डर्स का तो खैर भरोसा टूटा ही है, और ये तो खैर कई बार होता है कि बेचारे शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं, डिपॉजिटर्स का भी भरोसा कम हो रहा है। अब आप सबको पता है कि सबको फ़ोन आते हैं इंडसइंड बैंक के, सर हमारे बैंक में एफडी करा लीजिए, हमारा डिपॉजिट रेट सबसे हाई है, सबसे हाई डिपॉजिट रेट्स में से एक है इनका। उसके बावजूद डिपॉजिट नहीं मिलते हैं, उसके बावजूद डिपॉजिट ग्रोथ में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्लियर है कि डिपॉजिटर्स भी इस बैंक में सेफ नहीं फील करते अब। तो वो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ रही। कल मैंने एक ट्वीट डाला था ये वाला, तो इसमें बहुत लोगों ने ये पूछा था कि क्या हमारा पैसा सेफ है या नहीं। खैर पैसा सेफ है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ एक अच्छा रेगुलेटर है आरबीआई, उसकी वजह से पैसा सेफ है आपका, इस वजह से सेफ नहीं है क्योंकि ये इंडसइंड बैंक है। खैर एनीवे जो भी है ये इसमें ये खैर मैं आज एक लाइन ले रहा हूँ वीरू कि इसको इंडेक्स से बाहर किया जाए इंडसइंड बैंक को, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरीके के मामले हो चुके हैं और अब ऐसे स्टॉक्स का इंडेक्स में होना कोई मतलब नहीं। देखिए क्या होता है, कई बार ग्लोबल इशू होता है, उसकी वजह से सारे आईटी स्टॉक गिर जाते हैं 10-10, 12-12%, वो समझ में आता है। यहाँ पे ये एक बैंक स्पेसिफिक इशू है, ये कोई सिस्टमिक इशू नहीं है, ये बैंक स्पेसिफिक इशू है। इसकी वजह से पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जो है सिस्टम में वो शेक होता है इसकी वजह से। जी बहरहाल यतिन बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष बहुत शुक्रिया, मयूर आपका टेक। और जैसे कि अनुज कह रहे थे कि ये एक्सचेंज को स्टेप उठाना चाहिए, हम वेट क्यों करें, हम क्यों इसका इंतज़ार करें कि फर्दर लॉसेस हों। लेकिन आपका व्यू इंडसइंड बैंक पे एंड स्पेशली जो होल्ड कर रहा है और इन द मनी है अभी भी, इस इंसिडेंट के बाद आपका व्यू क्या है, उनका एग्जिट करना चाहिए फाइनली? नहीं तो वी हैव स्टेड अवे वीरू जी, और कल सुबह के शो में भी डिस्कशन हुआ था जहाँ पे मैंने काफी साफ तरीके से कहा था कि जो लेगेसी इश्यूज है इंडसइंड बैंक को, नाउ लेगेसी इश्यूज हैव बीन प्लेगिंग देम फॉर द लास्ट 3 to 4 years। पहले डिपॉजिट ग्रोथ को लेके हुआ था, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस लोन्स को लेके हुआ था, फिर एमडीसी, और अभी ये जो डेरिवेटिव्स का किस्सा हुआ है बैंक के साथ। हालांकि आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से काफी चीप है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो ट्रस्ट फैक्टर है जो अनुज जी बता रहे थे, आई थिंक फॉर अ बैंकिंग इंडस्ट्री जो सारे प्रोसेसेस रीसेट करने पड़ेंगे वापस, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, इसको थोड़ा समय लग सकता है। और एक बार ट्रस्ट फैक्टर टूट जाता है तो आई थिंक जो कॉन्फिडेंस वापस आना है उसको भी समय लगता है। तो इवन इफ वैल्यूएशन वाइज, वैल्यू वाइज इट इज बेटर ऑफ कंपेयर टू व्हाट इट वाज अ फ्यू क्वार्टर्स बैक, अ फ्यू इयर्स बैक। ये जो दिक्कतें हैं ये शायद बैलेंस शीट को प्लेग कर सकती है, और इसलिए कल भी मेरा यह कहना था, आज भी यही कहना है, आई थिंक जो लीडरशिप बैंक्स हैं विद इन दिस स्पेस, वहां पे हमारा कंफर्ट लेवल और ज्यादा बढ़ रहा है। हमें लगता है कि जो टेक्टोनिक शिफ्ट हो सकती है, आप जो होल्डिंग्स बता रहे थे काफी म्यूचुअल फंड हाउसेस के, इंडेक्स फंड के हो सकते हैं, एएफ्स के हो सकते हैं, बीएमएस के हो सकते हैं, वो डेफिनेटली शिफ्ट होंगे बिकॉज रिकवरी प्रोसेस बहुत हार्ड होने वाले इंडसइंड बैंक के लिए। और इसीलिए आई थिंक जो लार्जेस्ट चंक बैंक है, एक्सिस ले लो, कोटक बैंक ले लो, जो बहुत अच्छी तरह से रेटिंग और रैंकिंग में उभर कर रहे हैं, वो शायद बेहतर तरीके से परफॉर्म करे। मुझे लगता है आई थिंक लार्ज बैंक लाइक एक्सिस, कोटक, उस पे निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ एक्चुअली, एक बार स्टॉक लेकर आइए इंडसइंड बैंक का कि पूरी मार्केट ख़राब होती है इनकी वजह से, और पूरा मतलब सिस्टम पे से ट्रस्ट उठता है। मैं कहता हूँ आज की आज आरबीआई को चाहिए, आरबीआई ने किया पहले ऐसे, आज की आज आरबीआई को चाहिए अपना एक नॉमिनी बिठाएं बोर्ड पर। आज की आज आरबीआई को अपना एक नॉमिनी बिठाना चाहिए बोर्ड पर। आरबीआई को कहना चाहिए मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या किया हुआ है, मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। आरबीआई को बात बोलनी चाहिए। 26% स्टॉक गिरा है, आई थिंक इवन आरबीआई को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। ये कहना बड़ा आसान है कि जी 1500 करोड़ की हिट है हमारे पास है, एक वन टाइम हिट ले लेंगे ना। बात 1500 करोड़ की नहीं है, बात यहाँ पे ट्रस्ट की है, बात यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टम है, यहाँ पर कितने डिपॉजिटर्स हैं आपके, उन सब की बात है यहाँ पर। सबको डर लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सीधे आज की आज मैं कहता हूँ आरबीआई को इसमें बोर्ड में अपना एक नॉमिनी बिठाना चाहिए। किया पहले भी आरबीआई ने कई बार किया, कई बैंकों में किया है। इंडसइंड बैंक को डिफरेंट होना चाहिए, जब बाकी पहले कई बैंकों में किया है इसमें भी होना चाहिए। अगर आप एक चीज़ कह रहे हैं कि नहीं मैं एक्सटेंशन जो है वो 3 साल का नहीं दे रहा हूँ, मैं 1 ही साल का दे रहा हूँ, इसमें अपने आप में एक चीज़ क्लियर है कि आरबीआई को भी क्लियर कट हिंट तो है, आरबीआई को भी थोड़ा डर तो है, आरबीआई भी कॉन्फिडेंट तो है नहीं
इनकी मैनेजमेंट को लेकर। आरबीआई को भी लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर ऐसा है तो सीधा फिर यहाँ पर एक अपना नॉमिनी बिठाइए बैंक के बोर्ड पर, पता करिए कि क्या हो रहा है। आई थिंक ये पता करने की ज़रूरत है इंडसइंड बैंक के केस में, बिल्कुल। और ये तो मेरी इनफैक्ट आज मेरी 2 अपील हो गई। मेरी एक अपील हो गई इस चीज़ पे कि इसको इंडेक्स से बाहर निकाला जाए और निफ्टी से, और दूसरी अपील मेरी ये हो गई कि इसमें एक आरबीआई इंटरवीन करे और ज़रूरत हो तो सीधा बोर्ड में दखल दे, पता करे कि क्या ज़रूरत है। मतलब सीधा आरबीआई को रिपोर्ट होनी चाहिए। आई थिंक इसकी थोड़ी सी अब ज़रूरत आ चुकी है। यहाँ पर 664 पर अब इस समय स्टॉक यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, इसमें अमित जी, अगर किसी ने शॉर्ट नहीं किया है तो क्या अभी शॉर्ट बनता है या फिर किसी थोड़ी से माइनर पुल बैक का वेट करें? नहीं अनु जी, स्टॉक जितना डाउन है 26%, अब हिम्मत तो नहीं पड़ती शॉर्ट करने की। हाँ, डेफिनेटली आपकी बात सही है कि कोई राइज आए तो सेल ऑन राइज का कैंडिडेट जरूर है। और किसी के अगर शॉर्ट्स हैं तो वो बने रहने चाहिए विद स्टॉप लॉस, थोड़ा सा पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 680 का एक स्टॉप रखें और मेंटेन करें। बट फ्रेश शॉर्टिंग की एडवाइस सिर्फ ऑन राइज है, नॉट एट दीज लेवल्स। ओके, चलिए